6 इज इक्वल टू 0 लग रैखिक समीकरण युग्म काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चे बनता है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है। ऐसे में इस चैप्टर को हमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो एक बार फटाफट से बता देना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? और अगर आप मुझे सुन पा रहे, अगर आप मुझे देख पा रहे, तो अपनी कमेंट करके एक बता देना, यस सर आवाज आ रही है और हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से बताते हैं। क्लास 10th की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे बच्चों क्लास होती है और रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पर आप सभी को लाइव आना है। हम किसी भी हाल में होंगे पर आपके सामने खड़े होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या डिटेल में कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद डिटेल में कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो ये दोनों चैप्टर थे ये थोड़ा सा छोटे चैप्टर्स थे। अब जो हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक एक छोटी छोटी चीज आपको हमारे साथ में कवर करनी है। और क्या हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन को हमारे साथ में कवर करने के लिए तैयार है? तो बच्चों डेली लाइव क्लास के बारे में अगर बात करें तो हमारी डेली लाइव क्लास होती है शाम को 7। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, ध्यान से बस समझते जाना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और पूरे चैप्टर में मैं आपको पहले दिखा भी देता हूं कि आखिर मैं कितने सारे आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलो जरा ध्यान से देखो, ये देखो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है डिटेल। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हैं, जैसे हमारे पास एक चर x हो गया और दूसरा चर हमारे पास y हो गया, ठीक है। रैखिक कब कहा जाएगा? रैखिक तब कहा जाएगा जब x की घात कितनी हो? 1 हो, है ना। या हमारे पास y है तो y की घात भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी हम किसी भी समीकरण को रैखिक तब कहेंगे जब जो उसकी घात हो चर की वो 1 हो, यानी जब चर की घात कितनी हो, जब बच्चों चर की घात कितनी हो? 1 हो। तो ऐसे को हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई? वीडियो हमारा लाइव है, हम लोग डिटेल में चीजें डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद समीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बहुपद पढ़ते हुए अभी तक आए हैं वैसे हमारे सामने समीकरण लिखा हुआ है। तो डिफरेंस क्या है समीकरण और बहुपद में, ये भी समझेंगे चीजों को हम लोग। समीकरण जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा, हमने लिखा 2x + 3y, ऐसे लिख दिया, प्लस का 5 ऐसे लिख दिया। तो यह एक बहुपद हमने लिख दिया है जिसमें 2x है प्लस 3y है प्लस 5 है, ठीक। और इसमें दो चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर हमारे पास y है। तो ये दो चर वाला एक हमने बहुपद बनाया है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं तो मैं इसको बोलूंगा कि यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें x और y दो चर भी हमको दिख गए और साथ ही साथ में हमने बराबर में 0 भी लगा दिया, तो यह एक समीकरण बन गया। और समीकरण में हम इसमें x और y के मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और समीकरण लिख दिया हमने, मान लीजिए हमने लिख दिया 3x - 8y प्लस का 7 ऐसे करके लिख दिया। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमने क्या लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है दो चर वाला एक नहीं दो रैखिक समीकरण। यानी हम बहुत अच्छे से समझ गए सर कि ये हमने बना दिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करके दे दूं, इनका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब क्या होता है सर? यानी कि आप इसमें बहुत अच्छे से समझना, इस x के गुणांक को एक कोई ऐसी संख्या लिखोगे जिसको बार बार बदल सको, ठीक है। जैसे हम अभी यहाँ पे a कर देते हैं, ठीक। तो हमने इस x के आगे a लगा दिया, तो ये आ गया x के आगे क्या? a लगा दिया बच्चों, ठीक है। फिर y के आगे हमने b लगा दिया, ठीक है, y के आगे हमने b लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास b, फिर हो गया y, फिर हमने इसके आगे इसको लिख दिया हमने c। यानी अगर तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि बताओ x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों 1 है, a है हमारा। y का गुणांक क्या है? b है। और अचर पद क्या है? c है, ठीक। तो अब बराबर में हमने क्या लगा दिया? 0। सेम टू सेम एक ही ऐसा ही समीकरण और लिख देते हैं, जैसे ये लिखा ना, ऐसा ही एक और लिख देते हैं, तभी तो युग्म बन पाएगा। हाँ, तभी तो युग्म बन पाएगा। यानी कि फिर क्या बन पाएगा? तभी बन पाएगा रैखिक, तभी बन पाएगा रैखिक, फिर बन पाएगा समीकरण, है ना, और फिर बन जाएगा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। लेकिन सर इन दोनों में अंतर क्या रहा? फिर दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो इसमें अंतर दिखाने के लिए हमने कहा एक काम करते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं। क्या बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई? एक बार फटाफट से अगर आ गई हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता देना कि हाँ जी सर आ गई है। अगर सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जी भाई हमारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले बताया दो चर का मतलब, फिर हमने बताया कि रैखिक का मतलब क्या है, फिर हमने समीकरण का मतलब बताया, फिर हमने युग्म का मतलब बताया, फिर हमने इसके मानक रूप लिख करके बताए, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक दो हमने यहां पर मानक रूप लिख दिए।
ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्चों जब हम इन समीकरणों को देखेंगे, और जब हम 9th क्लास में थे तो हमें एक समीकरण दिया जाता था और हमसे कहा जाता था कि आप इसका ग्राफ खींच करके दिखा दो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। जैसे हमसे बोला जाता था कि आप इसका ग्राफ खींच करके बता दो, मैं कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बिल्ड करके रख दूंगा, फिर आप बोलोगे अरे सर बहुत मजा आ गई। सोच करके देखो, मैंने आपको एक समीकरण दिया, मैंने आपसे कहा कि 2x + 4 = 0, और मैंने आपसे बोला कि आप इसको सॉल्व करके दिखा दो। आपने कहा सर बहुत आसान है, हम इसमें x को दूसरी, ये 2x इधर लिखेंगे और 4 को उस तरफ ले जाएंगे सर, माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आएगा -4/2। यानी सर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूं तो 2 × 1 = 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा सर, जो x की वैल्यू निकल करके आएगी सर वो निकल करके आएगी -2। हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, यानी आपने इसको हल कर दिया, आपने बता दिया कि भैया इसका जो हल आया है वो हल में हमने क्या निकाल दिया है, x की वैल्यू निकाल दी है। अब मैंने आपसे एक फिर सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा कि अब एक काम करिए, मुझे 2x + 5y और +6 = 0 लगा दिया। मैंने कहा अब मुझे इसका हल बता दो, तो आप मुझे क्या हल बताओगे? मैंने आपसे पूछा आप मुझे इसका हल बता दो, तो आप ये बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है, इसमें तो एक चर था तो हमने उस चर का मान बता दिया, लेकिन अब सर यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण लिखा है ना उसमें तो सर 2 चर हैं, और आपने ये बात नहीं बताई है, पर अब बता रहे हैं आप कि अगर कोई भी एक समीकरण है और उसमें 2 चर दिए गए हैं तो उस समीकरण को हम अकेले हल नहीं कर सकते। बात समझने की कोशिश करिएगा, हम इसको अकेले हल नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, ये कर सकते हैं, पर आप सोचो कि अगर आप इसमें x का अलग से मान और y का अलग से मान ज्ञात कर पाओ, नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसी भी समीकरण के अंदर जितने भी चर होंगे हमें उतने ही समीकरण चाहिए होंगे, तब जाकर के वो सॉल्व होगा। इसका मतलब इसमें 2 चर थे, एक चर x था, एक चर y था, इसलिए मुझे 2 चर के वाले 2 समीकरण लेने पड़े, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया है? प्यार से हमको बच्चे बोलते हैं पद्म लाल पुन्ना लाल बक्सी। थैंक यू। क्यों बोलते हैं, पिछले साल के बच्चों ने नाम रख दिया हमारा। हाँ, यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम किसी भी एक समीकरण का जब ग्राफ खींचते थे 9th क्लास में, तो हमें उसका ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती थी, और ये बात हमने बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ी है ना, कि भैया अगर कोई भी हमारे पास बहुपद है, ठीक है, और वो रैखिक बहुपद है, तो उसका ग्राफ होता है कैसा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 समीकरण है, बहुत अच्छे से समझना। हमने कहा कि माना हमारे पास 2 समीकरण है, बहुत अच्छे से समझना। माना हमारे पास कैसे समीकरण है, 2 समीकरण है, एक है a1x, बहुत अच्छे से समझेगा, और फिर उसके बाद a1x प्लस आ गया हमारे पास a2x प्लस आ गया हमारे पास ये आ गया बच्चों b1y प्लस आ गया c1 = 0, तथा दूसरा जो समीकरण हो गया हमारे पास वो हो गया a2x प्लस b2y और प्लस मेरे बच्चों कितना c2। ये इस तरीके से 2 समीकरण हमको मिल गए, और अब इन 2 समीकरण से हम रेखा खींचना शुरू करते हैं। जब मैंने इस समीकरण से एक रेखा खींची तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रेखा बनकर के आई, कुछ ऐसे। ठीक, फिर जब मैंने इस दूसरे समीकरण से रेखा खींचने की कोशिश करी तो मुझे पता चला अरे भैया इसमें तो ऐसे रेखा बनकर के आ गई। यानी कि अगर 2 समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण से हम रेखा खींचने का प्रयास करें और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट दें ऐसे, तो इन रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। बोलो क्या बच्चों यहां तक समझ में आ रही है बात? यानी ये कौन सी रेखाएं हो गई, ये जो हमारे पास रेखाएं हो गई, इन रेखाओं को हम क्या नाम देंगे, इन रेखाओं को हम नाम देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखा। मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के इस सेशन में। यानी कौन सी रेखाएं हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी वो 2 ऐसी रेखाएं होंगी जो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट रही होंगी और एक बिंदु पर काट रही होंगी ऐसे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ बहुत बढ़िया, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ऐसे हाथ चलना चाहिए तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। और जब आप लोगों के भैया दीदी का रिजल्ट आया था ना तो उनके 100 में 100 गिनती नहीं थी। आपने भी देखा होगा कि ज्ञानोदय से जो रिजल्ट निकले मैथ में 100 में 100, 1 2 3 4 नहीं, हजारों बच्चे ऐसे थे, है ना। तो आपका भी नंबर आएगा, आप भी 100 में 100 लाओगे। और बोलो सपना है ना 100 में 100 लाने का, और 100 में 100 तभी ला पाओगे जब ऐसे ही डिटेल में हमारे साथ में डिस्कस करोगे। ठीक, तो हमने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये हो गई हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी और सी रेखाएं हो जाएं, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कौन सी रेखाएं हो जाएं, अब हमारे पास आ गया संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अरे भैया संपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो रेखाएं हमारे पास संपाती होती हैं वो रेखाएं ऐसे काटती हैं एक दूसरे को, ऐसे। एक रेखा ऐसे है, ठीक, मान लीजिए ऐसे है, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो जाएगी, यानी दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो जाएगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो गई। ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखा बोलते हैं। यानी 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही हो, है ना, जिनका कोई कटान बिंदु नहीं बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हो, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये दोनों रेखाएं, अब मान लीजिए इस रेखा का नाम हम लोग रख देते हैं, इस रेखा का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी और डी। तो अब इस रेखा को देखो, इसका नाम ने रख दिया ए और बी, ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है। फिर जो छोटी सी दिखाई दे रही है अंदर, इसका नाम ने रख दिया सी और डी। ये 2 ऐसी रेखाएं हैं जो संपाती रेखाएं हैं। यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा जो हमारे पास तीसरी रेखाएं हमारे पास आती हैं वो आती हैं हमारे पास समांतर रेखाएं।
एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरी जो आती है हमारे पास, वो आती है समांतर रेखाएं। सर समांतर रेखाएं कौन सी होती है? मान लीजिए एक ऐसे रेखा जा रही है और एक इस तरीके से दूसरी रेखा भी जा रही है। ये रेखाएं एक दूसरे की क्या है? समांतर। समांतर का मतलब कि ये यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक? तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब मान लीजिए कि ये रेखा है हमारे पास ए बी, ये है हमारे पास सी और ये है डी। ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर? आगे बात समझ में अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से। जैसे हम आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके कुछ सवाल पूछते हैं और इस सवाल का पहले एक जवाब देना मुझे, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक? फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जवाब तो तभी दे पाओगे जब हमारे साथ पहले आप डिटेल में डिस्कस करोगे। अगर आपका अभी भी सपना है कि यार मैं ऐसा मत करो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसा मत करो। चलो देखो जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 3x, फिर है हमारे पास 2y और प्लस में हमारे पास 4 = 0। हमारे पास दूसरा समीकरण है 5x प्लस का 6y, है ना, इज माइनस 3 = 0। ये दो समीकरण है। इन दो समीकरण से तुमने रेखा खींची। अब तुम कैसे बता पाओगे कि जो हम इनसे रेखाएं खींचेंगे ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी? कैसे बता पाओगे? तो इसी के लिए फॉर्मूले बनाने हैं और सवाल कैसे पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जैसे इमेजिन करो, ये क्या लिखा? 3/5। तो हमने लिखा 3/5 लिख दिया हमने। फिर ये लिखा है कि 2/6, हमने लिख दिया 2/6। अभी आगे को, अगले वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक? हमने कहा ये आया 3/5, हमने लिख दिया 3/5, 3/5 लिख दिया। और ये यहां से आया 1/3, ये आया 1/3। अब बताओ क्या ये दोनों आपस में तुमको बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अगर ये दोनों बराबर नहीं दिखेंगे तो हम बोल देंगे कि ये रेखाएं जो है हमारी वो प्रतिच्छेदी हैं। यानी ये कैसी रेखाएं हैं? ये रेखाएं हमारी कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। ये बात हम बोल देंगे। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि ये जो A1/A2 है और B1/B2 है और जो C1/C2 है, ये आपके अनुपात निकाले गए। यानी आपने A1 क्या किया? आपने A2 किया और फिर आपने B1/B2 कर दिया, यानी ये B1/B2 कर दिया और ये बराबर नहीं आया। तो ऐसे केस में जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। जैसे यहां पर हमने किया था, हमने 3/5 लिखा और उसके बाद फिर हमने 2/6 लिखा। अरे देखा भाई, ये दोनों तो बराबर आए नहीं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। यानी रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। तो मैं आपको साथ साथ में एग्जांपल भी बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक? तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब दूसरा देखना, दूसरा देखना। बोलो यहां तक सभी को क्लियर? अब दूसरा देखो, एक एक चीज बनाऊंगा, पूरा पेपर बना के, ग्राफ बना के आपको दे दूंगा, ठीक? दूसरा देखो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0, ठीक? फिर मैंने कहा कि 4x प्लस का 14y और माइनस का 16 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा दो रेखाएं दे दी हमने आपको। अब मुझे बताओ ये क्या, कौन सी रेखाएं हैं? तो आप कैसे बताओगे? अब इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे क्या? नहीं भाई, आप इसके लिए ग्राफ नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे मैं बताता हूं। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले देखा, अच्छा 2/4, आपने 2/4 लिख दिया। फिर आपने कहा अरे 7/14, आपने 7/14 लिख दिया। और फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। आपने देखा कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ रहा है, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 आ रहा है। और जब ये बराबर हो गया तब आपने फिर क्या किया? तब आपने फिर लिखा 8/16 चिन्ह के साथ में, ठीक? अब आप सोच रहे होंगे ना सर इसमें 4/3 क्यों नहीं लिखा था? तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जब ये बराबर हो जाएगा तब जाकर के तीसरा लिखेंगे। हाँ, तो 8 1 कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। सर यहां से हमारे पास आ गया 1/2, यहां से भी आ गया 1/2 और यहां से भी आ गया 1/2। और सर अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये बटा ये बटा ये बटा ये करने पे बराबर आ जाए, ऐसी रेखाएं एक दूसरे से संपाती रेखाएं कहलाती हैं। आज के बाद आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर के बेस को समझने के लिए। एकदम प्रो बना करके आज भेजूंगा मैं आपको। तैयार रहना पेन और कॉपी के साथ में। तो बोलो बच्चों सभी को क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया कि 2/4, 7/14 और 8/16 आ गया 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आया हमारे पास पहला सवाल तो हो गया, ठीक? पहला सवाल तो हो गया। अब देखो आगे, देखो क्या होगा। आगे करते हैं कोई काम, बहुत अच्छे से सुनो। ये तो समझ में आ गया हमारे बच्चों को, डिटेल में समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा देखो क्या है, बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखना। तीसरा, ये बात तो क्लियर हो गई ना बच्चों? अब तो रट्टा नहीं मारोगे ना, चीजों को समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर A1/A2 हो जाए, B1/B2 हो जाए और अगर C1/C2 हो जाए तो ऐसे केस में रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। चलिए अब इसको देखो। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं कि 7x प्लस 8y माइनस 6 बराबर में 0, ठीक? फिर उसके बाद यहां पे कर दिया हमने, यहां पे कर दिया हमने 14x, ठीक है? यहां पे कर दिया हमने 16y और यहां पे हमने कर दिया 12 बराबर में कितना हो गया? 0। चलो अब इनको देखो करके देखते हैं। 7/14 यानी 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? यहां से फिर 8/16 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको पता है कि 1/2 आएगा तो अगला वाला भी लिखो, -6/12। आपने देखा कि 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। अरे अरे अरे, ये तो सब बराबर आ गए। गलत फहमी 1/2 और यहां पे आया माइनस का 1/2। यानी सर ये गलत फहमी है कि ये बराबर है, क्योंकि ये तो माइनस में है, यानी ये तीसरा बराबर नहीं है। अगर सर ऐसा हो जाएगा कि ये बटा ये करें, ये बटा ये करें, बराबर आ जाए, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं आए, ऐसे केस में गुरुजी जो रेखाएं आएंगी उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं बोलेंगे। उनको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे।
बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? मैं एक एक चीज लिख करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सर क्लास 10th में लास्ट मंथ में आपसे जुड़ा था, मेरा 80% आ गया। सोचो तुम लास्ट महीने में जुड़े थे, अगर तुम कहीं पहले से जुड़े होते जैसे सारे बच्चे जुड़े हैं तो तुम्हारे भी मैथ में 100 में 100 होते। पर कोई बात नहीं बच्चों, जो जैसे आएगा वो वैसे पाएगा, है ना? जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, और डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हो। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए मेहनत करो। सोचो वो दिन कितना अच्छा होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। हम जैसे टीचर तो पढ़ा करके चले जाएंगे ना, फिर आप मुझे भूल जाओगे, मुझे कहाँ याद रखोगे, है ना? क्योंकि भाई आपको तो हमने पढ़ा दिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हम आपको भूलने वाले नहीं हैं, और हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ में हम जो भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे हर चीज आपके लिए करेंगे, आपके लिए, ताकि आप आगे चल के भविष्य में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को करो। आप अपने गोल के प्रति हमेशा बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहो, और हमारी शुभकामनाएं, सपोर्ट, प्यार सब कुछ आपके साथ है। ठीक, चले बच्चों, तो अब हम तीसरे केस में क्या देखे थे कि अगर a1/a2 हो जाएगा, बराबर में b1/b2 हो जाएगा, और बराबर c1/c2 नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हमारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं वो एक बिंदु पर काटती हैं, इसलिए अगर इन दो रेखाओं को तुम हल करने की कोशिश करोगे और इनका मान निकालने के लिए कोशिश करोगे तो इनका मान x और y का आ जाएगा, और आएगा जो वो आदिति होगा। आदिति मतलब ऐसा हल होगा जिसको आप बोल सकते हो कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। यानी अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से होगा, जब इनको हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, पर इनको हल करेंगे तो x और y के मान कितने आएंगे कितने नहीं वो आगे देखेंगे। गाइस गूगल ने एक ऐसे, तो इनका जो हल होगा वो कैसा होगा? आदिति हल होगा। आदिति हल का मतलब समझते हो, केवल एक हल होगा और वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब संपाति के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, तो इनका एक हल हुआ, वो आदिति हल हुआ। समझ गए? लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बताओ, एक ये रेखा है, दूसरी इसके ऊपर ऐसे है, ये तो हर बिंदु पे काट रही है। अगर ये हर बिंदु पे काट रही है इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, हर बिंदु पे काट रही है इसका मतलब अनेक हल होंगे, तो इसके लिए हम लोग अनेक हल लिखेंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसके हम लोग अनेक हल लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? फिर देखो, अब इसको देखते हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दो रेखाएं ऐसे दिख रही है, ये कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तो भैया ये तो किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही। जब ये किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही तो ये रेखाएं जो होंगी, इन रेखाओं का जो हल निकलेगा वो हल कैसा निकलेगा? वो हल निकलेगा हमारे पास कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी बिंदु पे नहीं काट रही है, यानी कि कोई हल नहीं निकलेगा, इनका कोई भी हल ही नहीं होगा। बोलो क्या यहां तक समझ गए ना? एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो, एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? अरे भाई मुझे भी कोई अपना फ्रेंड बना लो भाई, आपस में तुम लोग बातें कर रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ लगभग 1200-1300 बच्चे हैं अभी क्लास में, जिसमें से मात्र 123 बच्चे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं भाई। हाँ, तो तुम भी पढ़ाई करो ना। सोचो तुम्हें क्या लगता है कि सब बातें कर रहे होंगे? मुझे पता है सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, वो दिल वाली इमोजी एक बार कमेंट सेक्शन में भेज दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी लिख करके भेज दे कि सर सब समझ में आ रहा है, तो मैं जान जाऊंगा भाई। चलो अब आ जाओ भाई, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं भाई। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर आदिति हल हुआ, अनेक हल हुआ, कोई हल नहीं हुआ, अब दो चीजें और आती हैं। एक हल होता है संगत और असंगत। मैं उन दो पॉइंट्स को समझता हूं पहले। जैसे एक आता है हमारे पास लिख करके कि संगत हल, ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा एक होता है, और एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है असंगत हल और असंगत हल। ठीक, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा, और यह समझ में नहीं आता कि आखिर इनका मतलब क्या होता। ठीक है, आखिर इनका मतलब क्या होता? चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। संगत हल और असंगत हल, जैसे हमने कहा ये रेखा कौन सी है? एक बिंदु पे काट रही है। ठीक, ये रेखा कौन सी है? ये संपाती रेखाएं हैं। तो जो रेखाएं किसी भी एक समीकरण को, बहुत अच्छे से सुनना, जो रेखाएं एक दूसरे को कम से कम एक बिंदु पे काटेंगी उनका जो हल होगा वो संगत होगा। यानी संगत का मतलब है कि रेखाओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर मिलना संगत हो जाएगा। ठीक, और असंगत कब होगा? जब रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो ये एक सवाल एक नंबर का यहां से कंफर्म हो गया कि असंगत कौन से केस में होगा? जब समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि असंगत हल का मतलब कि रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलनी चाहिए, और रेखाएं दो या तो एक बिंदु पे मिल सकती हैं या तो अनंत पे मिल सकती हैं, इसके अलावा रेखाएं किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिल सकती। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास आया कि भैया अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका जो हल होगा वो कैसा हल होगा? वो हल होगा संगत हल होगा। कैसा हल होगा बेटा? उनका जो हल होगा वो संगत हल हो जाएगा। और अगर रेखाएं संपाती हैं तो भी इनका हल कैसा हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए रेखाएं समांतर हैं तो इनका जो हल होगा वो हल कैसा होगा? असंगत हल होगा। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ठीक है? इनका जो हल होगा वो असंगत हल होगा। यानी हम समझ गए प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती रेखाओं का क्या मतलब है। हमने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। कुछ बच्चे लिखते हैं ठीक हो रहा है, जेल भिजवाओगे क्या? बताओ भाई। हाँ देखो जरा ध्यान से, ऐसे सवाल आता है आपके पेपर में, लिख के आएगा कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करके बता दो कि निम्नलिखित, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सवाल ऐसा ना आया हो। 100% आएगा, चाहे एमसीक्यू आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। अब तुम्हें इन्हीं सवालों में इतना बता देंगे कि तुम सिर्फ यहां संख्या नहीं बल्कि पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, और तुमसे कुछ भी पूछेंगे तुम फटाक से देख करके बता दोगे। चलो देखो,
पहला काम कि अनुपातों की तुलना करके, अनुपातों की तुलना का मतलब क्या होता है, पहले एक एक शब्द का मतलब समझो, सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से कुछ नहीं होता, एक एक शब्द का मतलब समझो। अनुपातों की तुलना करना यानी वही A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 करना। याद करके बता दो कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं बनेंगी क्या वो एक बिंदु पर काटती हैं, यानी क्या वो प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर वो समांतर हैं, और या फिर वो समपाती हैं, ये हमसे बोला जा रहा है। अब बहुत अच्छे से सुन लो, एक बच्चा है जिसका नाम है अनूप कुमार। मैंने उससे बोला कि भैया आप जो है मुझे बताइए कैसे लिखते थे। उसने कहा सर जैसे आप बताते थे हम वैसे लिखते थे। तब जाकर के वो मैथ में 100 में 100 नंबर, और यूपी बोर्ड का बच्चा है, इसका मतलब 70 में 70 रहे होंगे, और स्कूल से 30 में 30 मिले होंगे, तो 100 में 100 नंबर उसको मैथ में मिले। 100 में 100 नंबर जो उसको मैथ में मिले वो कैसे मिले, वो ध्यान से सुन लो। वो ऐसे मिले, उसके लिखने का तरीका। क्या कहा हमने, लिखने का तरीका। क्योंकि बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितने नंबर मिलेंगे ये इस बात पे तय करता है कि आपने कॉपी कैसे लिखी है, और कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बोर्ड पेपर पास में आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी बस हम आपको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं, वैसे लिखते रहो। और आप नोटिस करना हमेशा कि हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने कौन सी क्रीम लगाई है, फेयर एंड लवली लगा ली है या फिर निव्या लगा के गए हैं, नहीं पता भाई, या कोई ब्रांडेड लगा के गए हैं, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आप कॉपी में लिखते कैसे हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे से सुन लो, इसलिए मैं एक एक सवाल को डिटेल में लिखूंगा। पहला सवाल है हमारे पास 5x - 4y। एक सवाल डिटेल में लिख के मैं बताऊंगा जरूर कि 8 बराबर कितना है 0। फिर उसके बाद हमारे पास तथा लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 7x + 6y, है ना, माइनस का 9 = 0, ऐसे करके लिखा हुआ। ठीक, आगे देखो क्या करेंगे अपन लोग, हम इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे। अब इसी के नीचे इसका मानक रूप लिखेंगे, हम लिखेंगे कि a1x, फिर उसके बाद प्लस b1y, ठीक, प्लस c1 = 0, तथा 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 a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। आप नोटिस कर रहे होंगे कि एकदम एग्जैक्ट नीचे ही लिखा है हमने, है ना, से तुलना करने पर। ऐसे लिखने का तरीका है, और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं पर यह भी बढ़िया तरीका है। अब यहां पे जब हमने इसको देखा तो a1 = 5 आया, 5 आया, b1 = 4 आया, b1 = 4 आया, वो भी माइनस का। ठीक है, वो भी कैसा आया, वो भी माइनस का आया बच्चों। ठीक, वो भी कैसे आया, वो भी माइनस का आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे देखो जरा ध्यान से समझना, a1 हो गया, b1 हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं c1 की। c1 बराबर हमारे पास 8 आया, 8 आया, इधर आ जाओ। a2 = 7 आएगा, a2 = 7 आएगा, b2 = 6 आएगा, b2 = 6 आएगा, और c2 = 9 आएगा, वो भी माइनस का। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ होगी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे क्या करोगे फिर देखो, अब आगे क्या करोगे फिर देखो, यहां से तुम हल लिख दोगे, ठीक है ना, यहां से हल लिख देना भैया कि हम भाई पहले सवाल का हल करने जा रहे हैं। हम पहले सवाल को, अब देखो अगला काम क्या होगा कि हम 5/7 करेंगे। हम क्या करेंगे, 5/7 करेंगे, लिख दिया हमने। फिर हम -4/6 करेंगे। और अब हमने देख लिया कि भैया ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में। अगर हम इसको काट भी देना 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, तब भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब आगे देखो क्या होगा, अगले पेज पे हमने देखा कि हमारे पास आया 5/7 और माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, क्या ये बराबर है, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हमें प्राप्त हुआ है a1/a2 नॉट = b1/b2, ये प्राप्त है ना, रूप का है, इस रूप में मुझे दिख रहा है। अगर ये मुझे इस रूप में दिख रहा है, इसलिए बच्चों जो ये रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, अपने फोटो की गाना गाते प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, क्लियर। तथा उनका हल कैसा होगा, उनका हल कैसा होगा, उनका हल कैसा होगा, आदिति होगा। उनका हल कैसा होगा, आदिति होगा। मैं सब कुछ बता दे रहा हूं एक ही में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, है ना। और क्या होगा, और उनका संगत हल प्राप्त होगा, और उनका संगत हल प्राप्त होगा, जबकि संगत हल भी होगा, है ना। ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी बातें बहुत जरूरी हैं, ये 3 बातें। कौन सी 3 बातें, ये वाली 3 बातें कि भैया आदिति हल है, फिर संगत हल है, फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और कैसे बताओगे, ये देख करके ये बताओगे, इसको इसके हिसाब से ये बताओगे, और इसी के हिसाब से रेखाएं प्रतिच्छेदी लिखोगे। तो इस तरीके से हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। बताओ क्या समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बता दो। हाँ, मैं देखता हूं कुछ बच्चे लगातार चैट में बात करते हैं, और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे जेंडर से विपरीत जेंडर का है। यानी लड़कों को लगता है कि हम लड़की से बात कर रहे हैं, और लड़की को लगता है कि हम लड़कों से बात कर रहे हैं। वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों, बुरा मत मानना, मैं एक अध्यापक भी हूं, लेकिन आपको समझा भी रहा हूं, वास्तव में जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। ठीक है, आप जिनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइव चैट में, वो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कृपया पढ़ाई पर फोकस करें, जो आपका जीवन बनाएगी। ये जो आप यहाँ कर रहे हैं, इससे आपका जीवन बनेगा नहीं, बल्कि हर दिन हर 1 घंटा आपका व्यर्थ हो रहा होगा, और उस समय आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा। और जब आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं, आज बच्चों को अवार्ड मिला है, पता है आपको, और वो अवार्ड आपको तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे। ठीक है, ऐसे में मेहनत करो यार।